से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारा लेक्चर है वो पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी है जो एज वाइज डिज़ीज़ चल रहा है। और लेक्चर शुरू होने से पहले हम एक अफरोज़म डिस्कस करते हैं और वो अफरोज़म जो है आज हमारे पास 171 है। वो ये कहता है नॉन विनरल वो डिजीज़ हैं और विनरल डिजीज़, पहले तो विनरल वो डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है और एसटीडी जिसको कहते हैं, एड्स है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। और नॉन विनरल वो जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं होती, उसको नॉन विनरल कहते हैं। गैर जमाई, विनरल जमाई सेक्स कॉन्टैक्ट से, इंटरकोर्स से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीज़ पैती हैं उनको हम कहते हैं विनरल डिजीज़। वो कहता है गैर जमाई नॉन विनरल मुज़मन अमराज में जो सोरा से पैदा होते हैं। और वो मुज़मन अमराज, सोरा सिफिलिस का तो आपने पढ़ा होगा। सोरा जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, वो विनरल डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो भी मियाज़म, उसको उसने डिक्लेयर किया है कि सोरा भी एक मियाज़म है, लेकिन ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है। मुज़मन अमराज में जो सोरा से पैदा होते हैं, इनकी शफा के लिए हमें एक के बाद एक मुख्तलिफ वाफ़े सोरा एंटीसोरिक अद्वियात देनी चाहिए। एक दवा देते हैं, फ़र्क ने सल्फ़र दे दी, नहीं काम किया, कलकेरिया कार्ब दे दी, नहीं किया लाइको दे दी। तो वो ये कहता है कि एक के बाद एक, जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो आप दवा दे सकते हैं। ये नहीं है कि एक दवा दे के आप उसका साल इंतज़ार करते रहें। हमें एक के बाद एक मुख्तलिफ वाफ़े सोरे अद्वियात। अब हमें आपको ये पढ़ाया जाता रहा है कि एक एंटीसोरिक दवा है जिसको आप सल्फ़र कहते हैं। नहीं, एक नहीं एंटीसोरिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं। मसलन एंटीसोरिक दवा जो है वो सल्फ़र भी है, वो कलकेरिया कार भी है, वो कास्टिकम भी है, वो सोराइनम भी है, वो लाइकोपोडियम भी है। तो एंटीसोरिक दवाइयाँ बहुत हैं और वो जैसी सिचुएशन है, जैसी पेशेंट की कंडीशन है, उससे मुताबिकत रखती हुई एंटीसोरिक अद्वियात देनी चाहिए। हर दवा होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक मुंतखब करके पहली दवा के असर को मुकम्मल होने के बाद बाकी मादा अलामात को मद्देनज़र रखते हुए देनी चाहिए। आपने एक दवा दी, उसके बाद कुछ चीज़ें ख़त्म होगी, कुछ बाकी रहेगी, और जो बाकी रहेगी उसके मुताबिक फिर एक नई दवा को सिलेक्ट किया जाए। और फिर हत्ता के यहाँ तक कि आपका मरीज़ ठीक ना हो तो आप अद्वियात को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसकी मौजूदा जो दोबारा जो आप मुशाहिदा करते हैं उस वक्त देख के उसको दूसरी दवा दी जा सकती है। ये टोटली सोरिक मेडिसिन पे उसने बात की है और उसने ये कहा है कि एक के बाद एक मुख्तलिफ वाफ़े सोरे अद्वियात देनी चाहिए। वो आपको एडवाइस कर रहा है कि देनी चाहिए, ये नहीं कहा कि दी जा सकती हैं, देनी चाहिए। ठीक है जी, कुछ समझ आ गई कि वो जो मियाज़म होगा, जो विनरल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, वो याद रखें। उसने साइकोसिस के चैप्टर में ये कहा है कि जो मियाज़मेटिक डिजीज़ हैं, जो विनरल डिजीज़ हैं,
और साइकोसिस में भी उसने कहा कि जब तक उसको दवा नहीं देंगे, जितनी मर्जी ताकतवर जिस्म होगा, उसके मदाफ़ती निज़ाम जितना भी मजबूत है, लेकिन अगर वो साइकोसिस है, साइकोटिक है या सिफिलिटिक है, दवा के बगैर वो ठीक नहीं होगा। उसका मदाफ़ती निज़ाम जितना भी मजबूत हो, वो बगैर एंटीसाइकोटिक दवा के ठीक नहीं होगा, बगैर एंटीसिफिलिटिक दवा के ठीक नहीं होगा। ये आर्गेनन की क्लास में उसने डिस्कस किया है साइकोसिस के उस अफरोज़म में कि आप ये समझते हो कि किसी का मजबूत मदाफ़ती निज़ाम है और वो बगैर दवा के दिए ठीक होगा, ऐसा नहीं है। उसको लिए दवा देनी पड़ेगी चाहे जितना भी, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में होता है कि फ़लाँ का इतना मजबूत मदाफ़ती निज़ाम है तो उसको दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मियाज़मेटिक डिजीज़ में आपको दवा देनी पड़ेगी। मुझे काफ़ी सारे दिनों से बहुत सारी जगहों से ये कॉल्स आ रही हैं और लोग कंसल्ट भी करें, और हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल भी हमने काफ़ी अरसे से, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी जब से हमने वैक्सीन लगवाई है किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को कोई और तकलीफ़ हो रही है, और बहुत सारे जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। तो हम पिछले, जब से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है, हम जो वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं, और वो फौरी असर हैं और जल्दी उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो दवाई इस्तेमाल हो रही है, इससे पहले भी बहुत अरसा हो गया हम इस पे वैक्सीनेशन पे, जो हमारी पोलियो की वैक्सीन है या आपका MMR है या दूसरी वैक्सीन है या मीज़ल खसरे की जो वैक्सीन है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते थे तो उनके लिए हम मेडिसिन देते थे। तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाई है इस वक्त वो है थूजा। और थूजा जो है आप 200 की एक डोज उसको अगर पेशेंट को दे देते हैं तो फौरी तौर पे जो है उसका अगर कोई उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है तो वो दूर हो जाता है। वैसे एंटी वैक्सीनेशन की और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मसलन वैक्सीनम है, मेलेंड्रिनम है, और बहुत सी MMR आई हुई है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन कोविड के लिए स्पेशली आपको थूजा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर आपको कहीं जाना पड़े तो वैक्सीन का जो है एक जो हमारी मेडिसिन पोटेंटाइज हुई है वैक्सीनम, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थूजा। और फिर आजकल जो आपका कोविड है ये भी पोटेंटाइज होके आ गया है, और वो जो है कोविड-19 उसकी 1 mg की एक डोज दे दें तो उससे भी बहुत सारे आपके मामला समझ। और जो कोविड-19 पोटेंटाइज होके आ गया है वो आप पेशेंट को बतौर इलाज भी दे सकते हैं, जैसे बेसिलिनम है, ट्यूबरकुलोनियम है, सिफिलिनियम है। तो उससे है कि पेशेंट का ड्यूरेशन जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से वो बच जाएगा। तो थूजा जो है वो आप एंटी वैक्सीनेशन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये मैंने देखा है कि वैक्सीन के असरात को ये ख़त्म नहीं करता, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको ख़त्म करता है। तो थूजा 200 की एक डोज दे दें, विद इन मिनट, विद इन 2-3 मिनट, विद इन अ डे रिज़ल्ट आ जाएगा। एक आध दिन देखें, अगर कोई रीअकरेंस होती है, बेहतर नहीं आता तो फिर एक डोज और दे देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेड डोजेज ना दें, सिंगल डोज से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। इसको एज वाइज डिजीज़ में हम 18 से 40 साल के एरिया में हम पिछला कुछ उस लेक्चर का कुछ हिस्सा हमने किया है। अब 18 से 40 में हमारे पास 2 हिस्सों में आप इसको डिवाइड करते हैं। एक तो जो मैरिड लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, और एक जो अनमैरिड लोग हैं। तो पिछली दफ़ा भी जो हमने जो पार्ट इसका हिस्सा हमने किया है वो मैरिड लोगों का किया है, शादीशुदा लोगों का किया है कि जब शादी होती है तो 2 फैमिलीज़ का आपस में मिलाप होता है तो बहुत सारे इमोशनल मसाइल पैदा होते हैं। उसको मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अब हमारे पास
एक तो वो इमोशनल मसाइल हैं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए, लेकिन इसके साथ जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो कुछ फिज़िकल मसाइल शुरू हो जाते हैं। और वो चूँकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है कि शादी से पहले इन चीज़ों का एनालिसिस किया जाए कि आया जो मेल है उसमें क्या प्रॉब्लम है, फीमेल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ डिस्कवर होते हैं या सामने आते हैं वो उसी वक्त आते हैं जब शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद ही हमारी जो मेंटल मैचिंग है उसका जो मैंने पहले जिक्र किया उसके मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे लिविंग स्टाइल है, हमारा रहन सहन है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारे फाइनेंशियल मसाइल, तो वो एक इमोशनल और जो आपके मेंटल मसाइल हैं जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया वो भी शादी के बाद ही हमें पता चलता है। और इसी तरह जो फिज़िकल मसाइल हैं वो भी हमें शादी के बाद ही पता चलता है, और वो उस वक्त पता चलता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं। और मेन जो हमारा कंसर्न होता है शादी के बाद वो ये होता है कि औलाद का ना होना बड़ा कंसर्न आ जाता है कि वो दोनों फैमिली की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि भाई इतना अर्सा हो गया शादी को तो वो औलाद, तो वो चीज़ें जहाँ इमोशनल मसाइल आते हैं वो फिज़िकल मसाइल आ जाते हैं। फिज़िकल मसाइल में हमें और भी मसाइल बहुत हैं, जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किसी एक को थी वो दूसरे को लगेगी, वो दूसरे को थी वो दूसरे को लगेगी, वो अपनी जगह। उसके साथ साथ औलाद का ना होना या औलाद होती है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, कोई नॉर्मल बच्चों की पैदाइश शुरू हो जाती है। तो वो चूँकि दो फैमिलियाँ आपस अवेयर नहीं होती, डिजीज़ से अवेयर नहीं होती, अनमैरिड होते हैं, बैचलर लाइफ होती है, तो उस बैचलर लाइफ में उन चीज़ों का अहाता नहीं होता कि मेरे अंदर ये मसाइल हैं, ये कमियां हैं, ये मसाइल। तो वो जब जो ही मैरिटल लाइफ स्टार्ट होती है तो वो मसाइल सामने आ जाते हैं। तो हमने उनको डिस्कस किया है, और फिर यहाँ मेल और फीमेल दोनों के अलग-अलग मसाइल आ जाते हैं। तो सबसे तो पहले तो इमोशनल मसाइल थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला मसला जो मेल को आ सकता है या फीमेल को आ जाता है वो लो लिबिडो को आता है। लो लिबिडो है या इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट प्रॉपर अगर नहीं होता तो वो उसी वक्त पता चल जाता है जब मैरिटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं, और बाज़ दफ़ा इन मसाइल की वजह से डाइवोर्स हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती है, अलहदगी हो जाती है। जो डे वन से जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो हम लो लिबिडो या इम्पोटेंसी को हम देखते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और वो सेक्सुअल कांटेक्ट अगर 1 दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 4 दिन नहीं होता, 10 दिन नहीं होता, वीक 2 वीक्स लोग वेट करते हैं। इससे ज़्यादा जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और फिर वो आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि मेरे साथ मिल सकते। तो एक तो फैमिलियर ना होना, सेक्सुअल एजुकेशन का ना होना, सेक्स से अवेयरनेस ना होना, तो उसका एक फियर भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे जो दूसरे डॉक्टर भी हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि इस मेल का या फीमेल का फियर पहले ख़त्म किया जाए। कहीं कोई फियर का आंसर नहीं है, लेकिन जब आप उसको जो उसके साथ काउंसलिंग करते हैं या उसका केस टेकिंग ले रहे होते हैं, जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है तो फिर आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं आप क्वेश्चन जब करते हैं तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसके साथ फियर है या ये वाकई इसके साथ कोई इम्पोटेंसी का मामला है। अब वो पहला सवाल जो आपका बनता है ना वो यही बनता है कि आप रूटीन में आपको एरेक्शन होती है या नहीं होती। तो अगर तो रूटीन में एरेक्शन होती है, उसको पहले होती थी, या मॉर्निंग एरेक्शन होती थी, या वैसे कोई थॉट्स आए या फीलिंग आए तो उसको एरेक्शन होती थी, तो इसका मतलब है कि उसको एरेक्शन तो होती है। ये मसला फियर का है, खौफ का है। तो यहाँ ही आपको पता चलता है। जब वो ये कहता है कि मुझे वैसे भी एरेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब है ये एक प्रॉब्लम
ज़्यादा सीरियस है। तो फर्स्ट तो आपका जो प्रॉब्लम है कि अगर वो अदरवाइज़ वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो कपुलेशन करने के लिए जाता है तो फिर उसको इरेक्शन प्रॉपरली होती भी है, तो अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो फेलियर है। तो उसके लिए आप इग्नेशिया दे सकते हैं। उसके लिए आप जलसीम, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जलसीम के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप जलसीम 1 की, या अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव आपको चाहिए तो CM की एक डोज दे दें या 1 की एक डोज दें, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, ये जो आपने लाइफ के अंदर इमोशनल सप्रेशन हुई होती है, सेक्सुअल सप्रेशन भी हो जाती है, तो अगर आप जलसीम के बाद अगर किसी दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेफिसाइगेरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जलसीम की एक डोज दे दें, स्टेफिसाइगेरिया। अगर आपके पास फर्स्ट डे ही बंदा आ जाता है तो आप जलसीम और स्टेफिसाइगेरिया, लेकिन अगर आपके पास 2, 3, 4 दिन गुजर जाते हैं तो बंदा आता है, तो फिर आप चूँकि वो बंदा शॉक में भी चला जाता है, उसके साथ ट्रॉमा भी शुरू हो गया है कि वो सोचता कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है, शॉक भी आ जाता है। तो फिर आप इग्नेशिया जलसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर स्टेफिसाइगेरिया की तरफ आ जा सकते हैं। तो ये जब फियर ख़त्म होगा तो वो बंदा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। अब हमारे पास ये होता है कि बाज़ लोगों के अंदर, हमारे पास बेशुमार कपल आते हैं, वो कहते हैं मुझे तो इस चीज़ की डिज़ायर ही नहीं होती। जो डिज़ायर ना होना, इसको हम कहते हैं कि ये लो लिबिडो है या लिबिडो ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है। लिबिडो लफ्ज़ जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्सुअल डिज़ायर के लिए यूज़ होता है कि कोई बंदा कहता है वो सेक्सुअली ठीक होता है, लेकिन वो कहता है मेरी लिबिडो ही नहीं है, मुझे ख्वाहिश ही नहीं है, मुझे दिल ही नहीं करता, या कोई इन्जॉयमेंट में नहीं है, तो उसको हम लो लिबिडो। तो यहाँ हम उसको, पहला तो हमें फियर आएगा, सेकेंड ही लो लिबिडो आएगा कि एक बंदे के अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ही नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, तो उसको हमने हल करना है। तो हमारे पास बहुत सारी अद्वियात हैं जो लो लिबिडो को कवर करती हैं। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, क्या कोई मास्टरबेशन की हिस्ट्री थी, एक्सेसिव सेक्सुअल उसका पास्ट हिस्ट्री उसके अंदर पाई जा रही है, तो उसको हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। और अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, अगर आप समझते हैं, तो बहुत सारी फैमिली की जो ब्रेक होता है उसको आप सेव कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने हज़ारों फैमिलीज़ को सेव किया और उनकी नॉर्मलाइज लाइफ के तरफ ले गए। हालांकि मामलात बहुत मामूली थे, छोटे छोटे नीयत के थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है और फिर वो आखिर जो है ना वो सेपरेशन पे चली जाती है, बाद डाइवोर्स पे चली जाती है। तो एक तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है ओनोस्मोडियम। ये अमूमन में एक का डोज ही हम देते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में काम आती है कि एक डोज दे दें तो उसकी जो लिबिडो लेवल है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, हिस्ट्री कहीं आपको देखें गोनोरियल हिस्ट्री पाई जाती है, साइकोटिक पेशेंट है तो मेडोरिनम बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। 200 की एक डोज दे दें तो उसके अंदर डिज़ायर, उसको लिबिडो, उसका सारा फ़ौरन, बल्कि अगले दिन ही मरीज़ आके कहेगा जी वो 1 डोज से ही मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। एग्नेस कास्टस भी रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहा हो बंदा और साइकोसिस भी हुआ, उसको गोनोरिया भी रिपीटेडली हुआ, तो एग्नेस बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। इसी तरह कास्टिकम है, ये भी अच्छा रिस्पांस करती है। ब्राटाकार्ब अच्छा रिस्पांस करती है। ग्रेपफ्रूट जो है ये भी जो है आपकी जो सेक्सुअल क्विक डिस्चार्जिंग है और लो लिबिडो है, तो ग्रेपफ्रूट जो है आपका जो उसके क्विक डिस्चार्जिंग है या टाइम पीरियड जो उसका कम होता है उसको बेहतर कर देती है। ये अम्पल्ला है, उस दवाई एसिड फास्ट भी यही काम करती है, तो ये उसके ड्यूरेशन को जो है उसको बढ़ा देती है। अब हमारे पास एक और दवाई है स्टेफिसाइगेरिया, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। स्टेफिसाइगेरिया बेसिकली हमने इसको पहले चैप्टर में जहाँ मैंने इमोशनल चीज़ें डिस्कस की थी वहाँ भी हमने स्टेफिसाइगेरिया को डिस्कस किया। स्टेफिसाइगेरिया बेसिकली इसके अंदर इमोशनल सप्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको ये जैसे अपना बास है, अपना
कोई अपने से बड़ा है उसके सामने ये बोलेगा नहीं, उस वजह से इसके अंदर जो ज़हनी दबाव आता है, और वो ज़हनी दबाव जो स्टेफिस एगेरिया में देखा गया है, ये सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो सेक्स पे करता है। ये जो है ना, ये वो लोग होते हैं कि जो किसी भी इनके सख्ती की जाए, जैसे पेरेंट्स, वालिद है बहुत सख्त है, या कोई ऑफिस में कोई बॉस है वो बहुत सख्त है, तो ये उनके सामने या वालिद के सामने बच्चा नहीं बोल सकता, और वो नहीं बोलता तो वो इसके अंदर एक सप्रेशन होती रहती है, और वो सप्रेशन का जो अटैक आएगा वो सेक्सुअल ऑर्गन पे ज़्यादा आएगा। इसी तरह ऑफिस का उसका कोई बॉस बहुत है, उसके सामने नौकरी का खतरा है, उसके सामने बोल नहीं सकता। इसी तरह कोई फीमेल है, उसको सास है, उसकी नई जगह आई है, सास का उसको डर है, या कोई ऐसा खौफ है, हस्बैंड से डरता है, उसका कोई खौफ है, तो वो जो इमोशनल सप्रेशन, उस पर दबाव है जज्बात का, कि वो अपने जज्बात का उसके सामने इजहार नहीं कर सकता, उसके साथ बोल नहीं सकता, तो वो मसाइल अगर आते हैं, वो रीज़न, वो पॉजिटिव फैक्टर बनता है, तो स्टेफिस एगेरिया जो है वो उसको दूर कर दी। अच्छा, एक और दवाई है न्यूफरलेट। ये न्यूफरलेट जो है ये भी सेक्सुअल डिज़ायर को भी इंक्रीज़ करती है, लिबिडो को भी इंक्रीज़ करती है, और ये बहुत कॉमनली जो हमारे जो मेल ऑर्गन है उसकी जो रिट्रैक्शन हो जाती है, उसका कमी हो जाती है, साइज़ में कमी हो जाती है, रिट्रैक्ट कर जाता है, वहाँ भी न्यूफरलेटम का बड़ा रोल है, और बहुत सारे क्लिनिक्स पे इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो रिट्रैक्शन का जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, ये इसके लिए अग्नेशिया भी बहुत बड़ी दवाई है, इसके लिए आपकी लाइकोपोडियम बड़ी दवाई है, इसके लिए आपकी ब्रेटाकार्ब दवाई है, तो ये इसके अम्पल्ला और भी दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर रेपर्टरी आप खोलेंगे तो आपको वहाँ जहाँ इग्नेशिया मिलेगी ना, लाइकोपोडियम मिलेगी, वहाँ आपको न्यूफरलेटम भी मिलेगी। तो ये फियर जो है ये फीमेल में भी पाया जाता है, यही फियर फीमेल में भी पाया जाता है, और फीमेल में भी बहुत ज़्यादा। अगर आप काशिराम को स्टेफिस एगेरिया पढ़ें तो उसने बड़ा फीमेल्स के लिए इसमें जिक्र किया हुआ है स्टेफिस एगेरिया के, जो औरत मर्द के साथ कोपुलेशन नहीं करती, उसको फियर होता है, खौफ होता है, या फर्स्ट कॉइटस के बाद, फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी वो फियर का शिकार हो जाती है, तो उसको आप एक स्टेफिस एगेरिया की डोज देंगे तो वो दोबारा जो है उसकी तरफ राग़ब हो जाएगी, उसके अंदर से वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसको हम जल्सीम भी दे सकते हैं, उसको एनोस्मोडियम भी दे सकते हैं, जल्सीम भी फियर के लिए दे सकते हैं। नहीं, जल्सीम है, एनाकार्डियम का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता किसी की प्रैक्टिस में हो, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली जल्सीम खौफ फियर बहुत दूर कर देती है। और उस औरत के, लेडी के जो फर्स्ट कॉइटस से घबरा गई है, या उसके पेन से या किसी वजह से, तो वो स्टेफिस एगेरिया जो है उसको क्लियर कर देगी। जो ओनोस्मोडियम है ये फीमेल में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और फीमेल में एक और दवाई जो है, जो सबसे ज़्यादा जो लो लिबिडो वाली दवाई है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो है सिपिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये 25-30 साल प्रैक्टिस में मैंने कभी सिपिया को फेल होते हुए नहीं देखा। फीमेल के अंदर जो लो लिबिडो पाई जाती है, कभी फेल होते नहीं देखा, कभी भी। मैंने अगर उसको दवाई 10 दिन की दी या 15 दिन की दवाई दी और उसके बाद वो वापस आई, तो मुझे कभी कंप्लेंट नहीं मिली कि मेरा लो लिबिडो है, या मुझे सेक्सुअल डिज़ायर मेरी नहीं है, या वो उसके मेल उसके साथ अवर्शन उसके साथ पाया जाता है, मेल्स के साथ वो नहीं मिलना चाहती। सिपिया आप आंखें बंद कर दे दें, इसने कभी आपको मायूस नहीं करना, सिपिया ने कभी मायूस नहीं। और सिपिया ऐसी एक दवाई है कि जो लिबिडो को भी इंक्रीज़ करती है, सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करती है, और इनफर्टिलिटी में इसका बड़ा रोल है। मुझे अगर कोई कहे ना कि जी आप एक ही दवाई रोक लें अगर फीमेल्स के लिए, तो एक ही दवाई क्लिनिक पे रख लेना, तो वो सिपिया रख लेंगे। अगर आपको ये चांस दिया जाए ना कि आपके साथ सारी दवाइयाँ हटा ली जाएं, और आप अगर
लो लिबिडो और इनफर्टिलिटी के केस आप ठीक करेंगे तो किस से करेंगे? एक दवाई को चॉइस कर लें 25, 30, 40, 50 दवाइयों में से, तो सिपिया को मैं प्रायोरिटी दे दूंगा। सिपिया एक ऐसी दवाई है कि ये आपके मैक्सिमम केसेस में लगती है। फिर लो लिबिडो में हमारे पास एक और बड़ी दवाई है, वो जो है ना ऑरोमेट है। और ऑरोमेट भी जो है वो इम्पोटेंसी में भी यूज होती है, वो इनफर्टिलिटी में भी यूज होती है, और दोनों साइड पे यूज होती है। मेल में भी यूज होती है, फीमेल में भी यूज होती है। इसलिए जब पुराने कदीम जब मैं अरेबियंस को पढ़ता हूँ, अरेबियन जो तबीब थे, जब मैं उनको पढ़ता हूँ, और अनिमन ने भी जिक्र किया है अरेबियन का। अरेबियन जो तबीब थे, अरेबियन जो फिजिशियन थे, उन्होंने ओरोमेट पे बहुत काम किया। और अनिमन जो है अपने मटीरिया मेडिका प्योरा में अरेबियन को कोड करता है। और पुराने ज़माने में जो बादशाह बर्तनों के, सोने के बर्तनों में जो खाना खाते थे, उसकी ये रीज़न नहीं थी कि वो बर्तन बहुत कीमती थे। उसकी ये रीज़न थी, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है जो गोल्ड है। और इसीलिए अरेबियन के यहाँ कसरत से मैरिटेड की शादियों की कसरत कदीम ज़माने से पाई जाती है। दुनिया सारी में से सबसे ज़्यादा जो शादियां कसरत से की हैं वो अरेबियन ने की हैं। और इसी वजह से वहाँ गोल्ड का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से रसूल पाक ने भी गोल्ड के बारे में कुछ जिक्र किया, मर्दों को मना किया गया कि आप गोल्ड ना पहने। उसकी वजह यह थी कि इससे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती थी। मर्द वैसे भी बड़े पावरफुल स्ट्रेंथ में होता है, तो गोल्ड पहनने से और स्ट्रेंथ आती थी। और औरतों को इसलिए भी इजाज़त दी जाएगी कि गोल्ड पहनने की, कि जो औरतें बच्चे पैदा करती हैं, जनती हैं बच्चे, उसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं। और गोल्ड के मस होने से उनके अंदर एक पावर, उनकी हड्डियाँ इससे मजबूत हो जाती हैं। और लेटेस्ट रिसर्च में ये आया है और कि ये हड्डियों की, जिसके एंटीसिप्लेटिक भी है और हड्डियों की कमज़ोरी की बहुत बड़ी दवाई है। तो ये गोल्ड पे हमारा बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा एक ओरोमेट पे डिटेल लेक्चर भी है। और मैं उसमें मैंने जिक्र किया कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी वालदा जो है वो अपना सारा जेवर पानी में डालती थी। और वो पानी जो है वो दरख्तों पे, फलदार पौधों पे, फूल वाले पौधों पे छिड़कती थी। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? तो वो कहती थी इससे फल अच्छा लगेगा, इससे फूल अच्छा लगेंगे। आज भी हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग औरतें हैं वो ऐसा काम करती हैं। तो जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया तो उस वक्त तो पता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया तो हमने इनफर्टिलिटी में गोल्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया उस बेस पे। तो अरेबियन के यहाँ भी गोल्ड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता था। और गोल्ड के जो बर्तनों में खाना भी इसलिए खाया जाता था। और गोल्ड के रिंग या गोल्ड पहना भी इसी वजह से जाता था कि इससे एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। और ओरोमेट जो है ये आपकी जो ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है उसमें भी इसका बड़ा रोल है। और ये जो आपका जरासूमा है, जो स्पर्म है, इसको तकवीत भी देता है, इसकी प्रोडक्शन को भी तेज़ करता है। तो ओरोमेट मेल एंड फीमेल दोनों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है। जी, डायबिटीज़ की वजह से जो लो लिबिडो आ जाती है उसमें देखें जी, जो किताबों में जो जिक्र है आपके रेपर्टरी में, उसमें देखें आपका मॉस्कस का जिक्र है, उसमें कोका का जिक्र है। लेकिन हमें क्लिनिकली जो ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वो एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, उसमें फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करती है, और उसमें लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है। हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो बीपी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं उसके अंदर भी जो है वो लो लिबिडो हो जाती है और इम्पोटेंसी हो जाती है इन द लॉन्ग रन उसको इस्तेमाल करने से। तो उसके लिए है कि ऐसे लोगों को आप नक्स व मीका का इस्तेमाल करवाएं। और जो भी दूसरी मेडिकेशन की तरफ से आते हैं उनको नक्स व मीका ज़रूर को इस्तेमाल कराएं। और बाकी फिर आप यही दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर शुगर कॉज है, कॉजेटिव फैक्टर है, तो उसमें मास्कस का रोल है, कोका का भी है। एसिड फास्ट मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है उसमें। हाँ जी,
आप 200 की डेली डोज कर दें, सीएम 15 दिन बाद महीने में एक डोज दे दें। ओरमेट जो है ना वो बेसिकली हम मंथली अगर हमने देना या 15 दिन बाद तो सीएम की डोज देते हैं, रोज़ 200 दे देते हैं। तो ओरमेट जो है वो आपका लो लिबिडो, इम्पोटेंसी, वीकनेस, वो इसमें मेल एंड फीमेल में दोनों इसका बड़ा अच्छा रोल है। आज लोग सर बाहर जाते हैं तो ठीक होते हैं, अपने घर में भी। हाँ, वो इशू कुछ असल में वो इशू जो है वो इमोशनल इश्यूज भी हैं। आपकी मेंटल कैपेबिलिटी किसके साथ बनती है, आप क्या चैन चाहते हैं, आपकी डिज़ायर कितनी है। जो सवाल इन्होंने किया कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पे सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं करते, बाहर ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं कर सकते, घर में उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक होती है। वो बेसिकली आपकी इमोशनल अटैचमेंट पे है, और वो फिर आपका मेंटल जो लेवल है और उसकी भी बात है कि आप कितना क्योंकि मर्द जो है वो बेसिकली इसीलिए उसको ज़्यादा शादियों की इजाज़त भी देगी है इस्लाम में कि ये बेसिकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बिनिस्बत फीमेल के, और इसलिए इसको इस चीज़ की इजाज़त भी दी गई है कि वो ज़्यादा शादियां कर सकता है। जो जिस फ़लसफ़े को मैं समझ रहा हूँ उसकी प्रेशर को रिलीज़ करना या एक फ़ीमेल के साथ रहने को, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है, तो उस प्रेशर को, एक औरत पे प्रेशर को डिक्रीज़ करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इस सोच को, इस फ़लसफ़े को अगर देखा जाए तो एक तो जो जिस हद तक मैंने स्टडी की है, इस्लामिक स्टडी, उसमें दो मेन एस्पेक्ट ये भी थे। एक तो औरतों को सोशली जो औरतें गरीब हैं या उनके साथ या बेवा हो जाती हैं, उनके साथ इनकरेज किया गया कि शादियां करें ताकि वो भी सोशली बैलेंस पे आ जाएं। और दूसरी जो एक वजह तो बड़ी ये थी, और दूसरी वजह इसी कि मेल जो है वो सेक्सुअली इतना स्ट्रांग होता था कि एक औरत के साथ उसका गुजारा नहीं था, तो उसको परमिशन दी गई, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन इसमें सोशल इंस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि मतलब अगर औरतें ज़्यादा हैं तो फिर उस ज़्यादा शादियां की जाएं ताकि वो उसका स्टेटस या उसका जो लेवल है वो बराबर आ सके। लेकिन बहरहाल हमने तो एक तभी लिहाज से बात करनी है कि तभी लिहाज से चूँकि मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मल्टीपल सेक्स की तरफ जाता है, और इसलिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में। और चूँकि हम डॉक्टर हैं, हमें सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है कि कोई आपके पास ड्रग्स का इस्तेमाल करके आ रहा है, कोई नारकोटिक्स का इस्तेमाल करके आ रहा है, कोई बीपी की दवाइयाँ खा के आ रहा है, कोई माने अमल दवाइयाँ खा के आ रहा है, तो वो सारा कुछ आपने उसको देखना है, उसी पैराए में आपने उसको ट्रीट भी करना है। हाँ, उसको मैं अभी कर भी रहा हूँ। उसको मैं हमारे पास मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें हमारे पास देखें मेंटली जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ काम करने वाली हैं, जैसे एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा काम करती है, जलसीमम बहुत अच्छा काम करती है। आपको किताबों में और भी दवाइयाँ मिलेंगी जैसे टाइटेनियम का जिक्र है, लेकिन वो हमारे पास मेरी प्रैक्टिस में कोई बेहतर रिज़ल्ट उसने नहीं दिए। लेकिन हमारे पास जो रिज़ल्ट है सबसे ज़्यादा एसिड फास्ट के रिज़ल्ट है। सल्फ़र आज एंटीसोरक, आप उसको सल्फ़र देखें जी, सल्फ़र तो अजीब गरीब दवाई है, इसके बारे में ये मैं नहीं कह सकता, बल्कि कैंट ने इसके बारे में खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि अगर कोई इसको गलत भी देता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि तूने गलत दी है। सल्फ़र के बारे में कैंट ये लिखता है कि अगर इसको कोई गलत भी देता है ना तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तूने गलत दवाई दी है।
सल्फ़र तो एंटीसोरिक है और बहुत बड़ी दवाई है, बहुत जगह पे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं और जहाँ किसी और दवा के नहीं मिलते। लेकिन सल्फ़र तो आप गाय बगाए इन दवाओं के साथ दे सकते हैं, आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के भी दौड़ सकते हैं। अब देखें यहाँ जो मेल एंड फीमेल की मेंटल कैपेबिलिटी जो है, मेंटल मुताबिकत जो है वो बड़ी अहम है। अगर औरत डोमिनेटिंग है और मर्द डोमिनेटिंग नहीं है तो वहाँ भी क्विक एजुकेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहाँ आपको फिर जलसीम, इग्नेशिया, स्टेफिस एगेरिया ये देनी पड़ेगी ताकि उसकी जो वो लेवल है वो लेवल को भी बराबर करना है। ये बहुत जो बारीकी की चीज़ है कि वो लेवल ही नहीं है, फैमिली स्टेटस वो नहीं है, एजुकेशनल स्टेटस वो नहीं है, मेंटल स्टेटस वो नहीं है, तो वहाँ भी क्विक एजुकेशन ज़्यादा होगी। समझ आई आपको मेरी बात? तो वहाँ उस माइंड को बढ़ाना है, उस मेंटल स्टेटस को बढ़ाना है, उस माइंड के अंदर जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, उसको बेहतर करना है, जो जिसको कहते हैं एहसास कमतरी को इम्प्रूव करना है। तो उससे भी ये जो आपका क्विक लेकिन फिजिकली एसिडफाज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ग्रेफाइट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। आपके जो कैलेडियम, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, कोनियम, ये सारी जो हैं ये वो मेडिसिन है जो क्विक एजुकेशन को रोकती हैं, बढ़ाती हैं। काली कार्प, कलकेरिया कार्प, नहीं वो अलग इशू है, उसको हम जाके वहाँ डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारा एजोस्पर्मिया, एलिगोस्पर्मिया में वो प्रोडक्शन का मामला है, और वो प्रोडक्शन का जो मामला है वो ये है कि वो सीमेंट बनता ही कम है, या वो वहाँ पर आपको यहाँ भी मैं उसको डिस्कस कर, वहाँ आपको एक्सरे बहुत सपोर्ट करेगी, एक्सरे वहाँ एक्सरे बहुत सपोर्ट करेगी, वहाँ आरोमेट आपको बहुत सपोर्ट करेगी, वहाँ आप उसको आर्काइटिनम का इस्तेमाल करें, आर्काइटिनम का जो सार्कोड है उसका इस्तेमाल करें, वो आपको सपोर्ट करेगी। वहाँ एग्नेस कास्टस आपको सपोर्ट करेगी। एग्नेस कास्टस जो सीमेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, एंड एग्नेस कास्टस आपकी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। तो वहाँ वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, वहाँ लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करेंगे जहाँ सीमेन जो है वो कम बनता है। लेकिन एक्सरे के बगैर, एक्सरे अगर आप शुरू में दे देंगे तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत क्राइसिस आते हैं, ये क्राइसिस ऐसे आते हैं कि आप ये समझें कि यहाँ तलाक हो जाती है, यहाँ डाइवर्स हो जाती है। आपका ये काम है तो दोनों साइड्स को बराबर करना, और ये बड़ी मज़े की साइंस है। ये एक डोज से लोग ठीक हो जाते हैं, एक डोज से लोग ठीक हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने सैकड़ों फैमिलीज़ के, हज़ारों फैमिलियों की सेपरेशन को रोका है। और ये जब प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है ना, जब थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर इस एलिमेंट के साथ शॉक सदमा ऐड हो जाता है, वहाँ फिर आपको इग्नेशिया की ज़रूरत पड़ेगी। वो रूटीन में रोज़ इग्नेशिया आपको रोज़ डेली आपको देनी पड़ेगी, 200 में रोज़ खिलाएं उसको, रोज़ खिलाएं, ताकि वो ट्रॉमे से भी, क्योंकि रोज़ वो ट्रॉमा फेस करेगा, रोज़ वो डिप्रेस होगा, तो फिर आपकी जो फिज़िकल मेडिसिन है वो भी काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट,
आगे चलते हैं। इसको जिक्र कर ही गया हूँ मैं, मतलब हम जो लो लिबिडो को जिक्र करें तो इम्पोटेंसी का भी हम जिक्र करें। और फिर इसमें जो अद्वियात का तालमेल है, जो अद्वियात एक दूसरे के बाद काम करने वाली हैं, उसको भी आपने देखना है। उसको जैसे देखें, एसिड फास के साथ चाइना अच्छा जाती है, एसिड के साथ लाइको जाती है, सिलीनियम के साथ लाइको जाती है, एग्नेस के साथ लाइको जाती है, कैलेडियम के साथ लाइको जाती है, काली कार्ब के साथ लाइको जाती है। तो लाइको कहाँ कहाँ जाती है? और अगर इसमें आप एक मरकज़ी किसी दवा को निकालें ना, तो आप लाइको को निकालें, और लाइको के साथ अगर वो अब लाइको के बाद अगर आप सल्फर दे देते हैं तो आपका रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा। बाद दफ़ा लाइको काम नहीं करती, हम स्टोन में भी देखते हैं और भी बहुत सारी जगह देखते हैं कि लाइको दी, उसने काम नहीं किया, आपने सल्फर लगा दी, काम हो जाएगा। एग्नेस लाइको बड़ा अच्छा काम करती है, कैलेडियम लाइको बड़ा अच्छा काम करती है, लाइको सिलीनियम बड़ा अच्छा काम करती है, कैलेडियम सिलीनियम बड़ा अच्छा काम करती है। तो ऐसी सूरत हाल में यह है कि आप कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का ऑर्गेनल में इसकी, अगर तो आइडियली तो यह है कि आपके पास कोई बिल्कुल क्लियर कोई मेडिसिन निकल आए। जैसे मैंने कहा ना कि अब ये ट्रॉमा शुरू हो गया, तो ट्रॉमा शुरू हो गया तो आपको साथ ही आप फ़र्ज़ करें उसकी लाइकोपोडियम ही बनती है, फ़र्ज़ करें उसकी कैलेडियम ही बनती है, और फ़र्ज़ करें उसकी एग्नेस कास्टिस ही बनती है, तो फिर साथ ट्रॉमा आ रहा है। ट्रॉमा को साथ अब जो कॉजेटिव फैक्टर बढ़ गया है, एक तो बंदा इम्पोर्टेंस था, ऊपर से शॉक आ गया, तो कॉजेटिव फैक्टर बढ़ गया। लिहाजा आपको इस बात की इजाज़त है कि जब कॉजेटिव फैक्टर बढ़ गए तो दूसरे को भी एड्रेस करें, और जब वो नॉर्मलाइज होगा तो इग्निशन को हटा दें, उसको हटा दें। लेकिन ये जो कम्प्लीमेंट्री का तस्वर है, इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। जैसे मैं चूँकि उसमें होता हूँ, बहुत ज़्यादा रश में फंसा होता हूँ, और ये केसेस भी आते हैं, हम इनको एड्रेस भी करते हैं, तो हम सिंपली हम क्या करते हैं जी, हम लिबिडो इंक्रीज़ करने के उन्होंने सोडियम की एक डोज दे देते हैं। हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लाइकोपोडियम दे देते हैं। हम उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एसिड फास दे देते हैं। हम ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आपने पहले भी सवाल किया, आयोडम का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आयोडम जो है वो ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, टेस्टिकल ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। जब सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो उसकी लिबिडो भी बढ़ जाएगी, उसकी इम्पोटेंसी भी ठीक हो जाएगी, बहुत सारी। तो हम तो यूँ करते हैं कि हम ओनोसोडियम एक उस प्रॉपर पे दे दी, लाइकोपोडियम स्ट्रेंथ के लिए दे दी, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हमने लाइकोपोडियम दे दी, या उसको तो सिक्रीशन इंक्रीज करने के लिए हमने आयोडम। तो ये सारी कम्प्लीमेंट्री एसिड, लाइको और आयोडम आपके में बहुत चलती है। लाइको की कम्प्लीमेंट्री आयोडम की कम्प्लीमेंट्री लाइको है। तो इस तरह से हम तो बड़ी शॉर्ट ली। लेकिन जैसे स्टेफिस जेल्स जब फीयर वाले आते हैं तो मैं एक जो जेल्स की दे दूंगा, एक स्टेफिसाइगेरिया की दूंगा, और 2 डोजेस देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं जी, हमारी इरेक्शन होती है, लेकिन शॉर्ट इरेक्शन होती है, जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो हम रिलैक्स कर जाते हैं, तो कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है, तो हम कैलेडियम की एक डोज दे देते हैं। तो उससे तो जब बंदा इस फियर से, इस खौफ से रूटीन में आ जाता है तो नॉर्मलाइज हो जाता है। चाहे कि कोई 2, 4, 10, 5 केसेस आपके 100 में से अगर फंसते हैं तो उसको आप मैज़मेटिकली दे सकते हैं। कई नहीं, बीपी जिन लोगों का कम हो जाता है ना, 2 दवाइयाँ बीपी में आप कालीफास उसको नर्वस के तौर पे आप दे सकते हैं। जलसी में बहुत ज़्यादा बीपी को अप करती है,
तो आप जलसीम दें, दोनों रोल प्ले करती है। जलसीम बीपी को भी ठीक कर देगी, उसके वैसे भी। और जलसीम वो दवाई है जो आपकी सेक्सुअल मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वीकनेस आ जाती है, जैसे चाइना है, काली कार्ब है, एसिड फास है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। काली कार्ब बहुत कसरत से यूज़ होती है, चाइना बहुत कसरत से यूज़ होती है, एसिड फास बहुत कसरत से यूज़ होती है, सेलेनियम कसरत से यूज़ होती है, सेलिकस नाइग्रा है, एवनास्टाइवा है। ये वो सारी दवाइयाँ हैं कि एक्सेसिव इस्तेमाल के बाद अगर बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है तो फिर वो ये जब हम चलेंगे ना, जब हम निकलेंगे 40 के क्रॉस करते हैं हम, जब 40 का सेशन क्रॉस करेंगे तो आपकी ये दवाइयाँ फिर और तरह से एंटर होंगी। अभी किसी और अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हमने 40 क्रॉस करना है तो इन दवाइयों की नोयत जो है, इनकी एक्टिविटीज़, इनका एक्शन डिफरेंट हो जाएगा। फिर हम वहाँ डिजनरेशन पे चले जाएंगे, वहाँ फिर एसिड फॉल, लाइको, वो डिफरेंट उस पर्पज से आएगी। यहाँ थोड़ा सा हमने झटका देना होता है इस स्टेज में। ये 18 से बाद बहुत ज़्यादा हमें झटके लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ थोड़ा सा पुशअप करेंगे, मसला थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। मामला जब हमारे बढ़ेंगे तो वो जाकर हम 40 जब क्रॉस करेंगे तो फिर मामला बढ़ेंगे। यहाँ आपको एक कोई आप अगर की पॉइंट बंदे का समझ जाते हैं तो यूँ एक एक डोज क्लियर करती जाएगी। जैसे फियर को जलसीम, स्टैफिस है या क्विक शॉर्ट इरेक्शन, डिमेनिश हो जाना, क्लेडियम है, सेलेनियम है, तो ये जब ये थोड़े उस पर निकलती जाएंगी, चलती जाएंगी। और हमें ये जो हमारी दवाइयाँ हैं, लाइकोपोडियम है, एसिड फास है, क्लेडियम है, सेलेनियम है, कोनियम है। अब कोनियम जो है ओल्ड एज की भी दवाई है, कोनियम उन लोगों की भी दवाई है जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी भी दवाई है। कोनियम हमारे नौजवानों की भी दवाई है। नौजवानों की इसलिए दवाई है कि उनकी एक नॉर्मल इमोशनल डिजायर्स होती हैं, वो फिल नहीं होती, तो वो कोनियम का शिकार होते हैं, वो कोनियम का शिकार होते हैं और उन्हें कोनियम हमें देनी पड़ती है। तो ये जो 15-20 सारी दवाइयाँ हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाली हैं, इनको अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, जिस तरह मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इस तरह आप समझ लें, तो ये सारा मामलात इधर सेटल हो जाते हैं। सेलिकस नाइग्रा, एक्स है, एक्स है मेरा, सी नहीं है, एक्स है ना, सेलिकस एक्स है। पोटेंसी में देखें जी, हम तो पोटेंसी में ही खेलते हैं, होम्योपैथी हाई पोटेंसी। मासवा एक दवाई के जो मेरे यहाँ कभी यूज़ होती है, वो टेंचर में हम यूज़ करते हैं, वो ऐसे एवनास्टाइवा। बाकी हम कोई दवाई भी जो है ना उसमें नहीं यूज़ करते। पोटेंसी उसकी वजह यह है कि पोटेंसी जो है ना वही मज़े की चीज़ है, वही निकालेगी आपको मुश्किल से। अदरवाइज तो एलोपैथिक में या दूसरे तरीका में बहुत सारी चीज़ें क्रूड फॉर्म में मिलती हैं। जैसे लोग जो एम्बिनम का इस्तेमाल कराते हैं क्रूड फॉर्म में, लेकिन मैं जो एम्बिनम मैं नहीं इस्तेमाल करवाता, क्योंकि जो इस तरह के स्टिमुलेंट मेडिसिन है उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ नहीं मैंने डे 1 में ही नहीं यूज़ करवाई है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और मैं टेंचर बहुत तो सेफ टेंचर है, कभी हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम टेंचर यूज़ ही नहीं करते, मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। क्योंकि हम तो ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और हमने तो पोटेंसी को अहमियत देनी है। हमने एक दिन नहीं गुजारना, क्योंकि ये जो टेंचर की प्रैक्टिस है ये तो आटे की तरह खिलाने वाली बात है ना, ये क्यूरेटिव पावर नहीं है इसमें, ये क्यूरेटिव पावर नहीं है। क्यूरेटिव पावर जो है वो है ही पोटेंसी में। एज अ बेसिक 4 प्रिंसिपल
को आप देखें ना, उसको वो कहते हैं सिंगल होने चाहिए, प्रूव होने चाहिए, पोटेंटाइज होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो बेसिक रूल है ये हमारा, पोटेंसी इज अ मेडिसिन। अच्छा, यहाँ देखें बहुत दफ़ा जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, मियाज़मेटिक डिसऑर्डर भी आ रहे होते हैं। आप एक्सरे का एक आध डोज का शुरू में इस्तेमाल करा दें, आप कार्सिनोसन का एक आध डोज यूज़ करा दें, और मोस्ट कॉमनली जो आपका मेडोरिनम है उसका, चूँकि साइकोटिक पेशेंट होते हैं वो भी आखिर में इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका आप इस्तेमाल करा दें। और ये इस तरह के जो इंटरकरेंट मेडिसिन हैं इसका आप यहाँ इस्तेमाल करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पर हम देते हैं, दवाई नहीं काम करती, एक्सरे की डोज दे दें, मेडोरिनम की डोज दे दें, बेसिनियम की डोज दे दें, सल्फ़र की डोज दे दें, सिफीनियम की डोज दे दें, तो वो आपको केस आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे चलें जी। एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये जब बच्चा नहीं होता जी, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा लोग साल भी इंतज़ार करते हैं, साल के बाद कहते हैं जी आप टेस्ट कराएं, ये डॉक्टर से रिजू हुआ, फीमेल्स का एनालिसिस होगा, मेल का एनालिसिस होगा, तो मेल का जब एनालिसिस होगा, फीमेल का भी हम आगे जाते हैं, अभी मेल का करें, तो मेल का तो क्या होगा, एलिगोस्पर्मिया आएगा, एलिगोएस्थीनियोस्पर्मिया आ जाएगा, और एज़ोस्पर्मिया आ जाता है। एज़ोस्पर्मिया थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बहुत सारे केसेस हमारे पास ज़िंदगी में ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूँ। लेकिन ओलिगो या एस्थीनियो ये ठीक हो जाते हैं, ये तो तकरीबन आपका 99.9% लोग ठीक हो जाते हैं। और इसमें हम कसरत से ओलिगो में और एज़ो में दोनों में हम स्टार्ट जो है वो एक्सरे से लेते हैं। एक्सरे बेसिकली जेनेटिक्स जो कोफ्त है या जेनेटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्सरे जाके डीएनए को स्टिमुलेट कर देता है। और अगर आप उसका और कोई कॉजेटिव फैक्टर कोई फैमिली के अंदर देखें, आप अगर गौर से देखें जो इस वक्त हमारे पास इंसानों की रेस है, शक्ल है, जो नस्ल है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा साइकोसिस मिलेगा, बहुत ज़्यादा साइकोसिस मिलेगा। आप जिस मरीज, एक नहीं दूसरा, जिसको भी देखें उसके नेक पे, उसके कहीं ना कहीं आपको वार्स नजर आएगा। ये असरे हाजिर के आप डॉक्टर हैं और ये आपकी नजर ही नहीं है इस पे, चाहे जोड़ों का दर्द है, चाहे इम्पोटेंसी है, चाहे इनफर्टिलिटी है, चाहे कैंसर है, चाहे ट्यूमर है, चाहे कुछ भी है, आप कॉजेटिव फैक्टर जो मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर है आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, आप उसको अहमियत ही नहीं दे रहे, आपका कोई केस नहीं ठीक होगा। छोड़ दें ओलिगोस्पर्मिया, आपको जोड़ों का दर्द नहीं ठीक होगा, उसका पेट दर्द भी नहीं ठीक होगा, उसका सर दर्द नहीं ठीक होगा। अब गौर तो करें कितना बड़ा पड़ा है साइकोसिस, अब गौर तो करें कितनी बड़ी पड़ी है ट्यूबरक्लोसिस, कितना बड़ा पड़ा है सिफिलिटिक। मैं तो एक मियाज़मेटिक नई जो इसको मैं खोलने लगा हूँ मियाज़म को, मैं तो आपको सैकड़ों मियाज़म देने लगा हूँ। मैं अपने कोई एक सीरीज शुरू करने लगा हूँ कि हमने तो बहुत सारे मियाज़म पकड़े हैं भाई। हम कहते हैं कि उसने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है हनीमन ने, उसने कहा कि व्हाट इज़ द मियाज़म, मास्टर सोरा की, उसने कहा कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। भाई मियाज़म तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, मियाज़म तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस है, फंगल है, पैरासाइट है। भाई आपका टाइफाइड की अगर आप कॉम्प्लिकेशन देखें तो अगर उसकी अगर कॉम्प्लिकेशन देखें, आप टीबी की कॉम्प्लिकेशन देखें, आप एच पाइलोरी की कॉम्प्लिकेशन देखें, कैंसर तक बना रहा है। तो ये सारे जो हैं बेशुमार मियाज़म है जो हम लोगों को बताएंगे कि इसकी पूरी एक सीरीज है कॉम्प्लिकेशंस की। जाके हम 2 मियाज़म को भी नहीं समझ पा रहे अभी तक।
हमारे लोग दो मियाज़म को भी अभी तक नहीं समझ पा रहे। लेकिन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि एक पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, उसके बाल गिर गए हैं, उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है, उसके पित्ते में पथरी पैदा हो गई है, उसका लिवर खराब हो गया है, उसकी स्किन खराब हो गई है। टाइफाइड की इतनी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। इसी तरह एच पेलोरी है, वो स्टमक की गैस्ट्रिक से लेके स्टमक का कैंसर तक बना रहा है, तो ये भी तो मियाज़म है। क्लेमेडिया है, आपका इकोलाई है, इतना बड़ा पड़ा है इकोलाई यूरिनरी ट्रैक के अंदर हमें मिलता है, बेशुमार इकोलाई। क्लेप्सिला पड़ा हुआ है, इंट्राकोकस पड़ा हुआ है, स्टेप्लोकोकस पड़ा हुआ है, स्टेप्टोकोकस पड़ा हुआ है। अब गिनते जाए इतनी, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, एक गोनाकाई की बात नहीं है, एक गोनाकाई की बात नहीं है, एक प्लेडियम की बात नहीं है, एक सिफिलिस के बैक्टीरिया की बात नहीं है। तो भाई ये सारी कॉम्प्लिकेशन। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरफ हम निकल रहे हैं, जिस तरफ हम निकल रहे हैं और जो हमने ये पकड़ा है सारा कुछ, ये तो एक रेवोल्यूशन है इस सोसाइटी के अंदर। आप तो वार्स की देखे ना, वार्स हर तीसरे बंदे की गर्दन पे, आपको नेक पे, मुंह पे कहीं ना कहीं वार्स नजर है, तो वो तो साइकोसिस फैमिली है। और साइकोसिस मेडिसिन की आपकी ग्रिप नहीं है, और जाके इसने जीन को करप्ट किया। कॉजेटिव फैक्टर जीन की करप्शन का जो साइकोसिस है, कॉजेटिव फैक्टर डीएनए की करप्शन का ट्यूबरकुलोसिस है, कॉजेटिव फैक्टर डीएनए की सिफिलिस है, एच पेलोरी है, एच इकोलाई है, और ये कॉजेटिव फैक्टर है। हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे। और खुदा का करम है और शुक्र है उस रब का कि हमारे पास इन कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करने के लिए मेडिसिन मौजूद है, जब किसी दूसरी साइंस के पास, साइकोसिस को दूर करने के लिए किसी दूसरी साइंस के पास मेडिसिन नहीं है। भाई एक एलिमेंट है। तो हम तो इतने रिजिड हो गए हैं, हमारी जो लोग हैं जो इस पे जो साइकोसिस को नहीं समझ रहे, जो मियाज़म को समझ नहीं रहे और मियाज़मेटिक मेडिसिन को देना गुनाह समझते हैं। अगर वो मियाज़मेटिक मेडिसिन को गुनाह समझते हैं देना, तो वो कैसे क्रोनिक डिजीज़ को ठीक करेंगे? आप जरा गौर तो करें, मैं बार बार इस पर स्ट्रेस करूंगा, आप तो गौर तो करें, आपको कितना साइकोसिस मिल रहा है। आप गौर तो करें, जिन लोगों का साइनसाइटिस नहीं ठीक हो रहा, जिनके गले नहीं ठीक हो रहे, जिनके इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहे, उनके बेस में जाके हिस्ट्री में देखें कितना ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा। तो ये जो कोफ्त है, ये जो स्पर्म का ना बनना है, ये स्पर्म का डिफेक्टिव हो जाना है, इसके पीछे सारे इन्फेक्शंस हैं। और इन इन्फेक्शन को मैं उस दिन भी एक बंदे का मैंने एनालिसिस किया, उसके अंदर उसको अंदर एसटीडी भी मौजूद थी, उसके अंदर इकोलाई भी मौजूद थी, उसके अंदर गनोरिया भी है, उसके अंदर सिफिलिस भी पाया जाता है, और वो ओलिगोएज़ोस्पर्मिया का शिकार है। अब देखें ना, 3-4 कॉजेट आ रहे हैं उसमें के अंदर। तो अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, और ये अब एड्रेस करना ज़रूरी है। आपके पेज जो ठीक हो रहे हैं उसकी वजह यही ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास सोरक मेडिसिन है, आपके पास बड़ी वसी फील्ड है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं, आपके पास कॉजेटिव फैक्टर के पे मेडिसिन मौजूद हैं, आपके पास बैक्टीरियल मियाज़मेटिक मेडिसिन आपके पास मौजूद है। तो आपके पास तो मेडिसिन की बड़ी तादाद है, आपके पास पॉइजन की एक बड़ी रेंज है मेडिसिन की। तो होम्योपैथ जो है, अगर वो आंखें कान खोल के और उसके पास अगर तालीम हो, एजुकेशन हो, तो दुनिया में ये इस वक्त इससे बेहतर साइंस ही कोई नहीं है। लेकिन हमारी कमबख्ती ये है कि हम अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ रहे, और अगर जो समझ रहा होता है उसके ऊपर हम पत्थर बड़े फेंक रहे हैं, उसके रास्ते में हम रुकावटें, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं है। हमें जिस हद तक समझ है, हम उससे आगे दूसरे को जाना देख नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा है कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझें, आप पैथोलॉजी को समझें, आप बैक्टीरियोलॉजी को, आप वायरोलॉजी को, आप फंगल पैरासाइट इन कॉजेटिव फैक्टर को समझें।
और फिर अपनी पूरी मेडिसिन की जो लाइन है आपकी, पॉइजन की हैं, नोसोड्स हैं, सार्कोड्स हैं, मियाज़मेटिक मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, इनको भी आप समझें। नेक्स्ट चलते हैं जी। और ये अप्रोच आप यहाँ जब लेंगे, आपके पास देखें बहुत सारी केसेस जो है बेसिलिनियम टेस्टिस का मैंने यहाँ जिक्र किया, यहाँ मैंने जो ट्यूबरकुलोसिस, टेस्टिकल ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ओलिगोस्पर्मिया पैदा करेगी, वो एजोस्पर्मिया पैदा करेगी, तो उसमें आपकी फास्फोरस दवाई है, उसकी आपकी बेसिलिनियम टेस्टिस दवाई है, उसकी आप एक्सरे दवाई है, तो ये इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब एज वाइज डिजीज में लगे हैं, तो हमें जब ये इस एज में आएंगे तो ये हमें मसाइल फेस करने, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके मसाइल हैं, मिस कैरेज होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं, बच्चा सर्वाइव नहीं करता, मरता है, वो सारे इसी एज में आपको 18 से 40 साल के अंदर ही मिलेंगे सारी कहानी। 40 ईयर्स के बाद तो वो एंड कर जाता है अपनी फैमिली लाइफ को, फिर मसाइल और आ जाते हैं, फिर मैनेजमेंट के मसाइल आ जाएंगे, बॉडी को संभालना, उसकी पिछली लाइफ को उसको देख के उसकी सेहत के मसाइल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें अभी मैरिड कर लेते हैं ना आज, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। अनमैरिड में अगली दफ़ा आऊँगा, अनमैरिड इतना नहीं है, उसके थोड़े से मसाइल हैं, हम उसको आगे अनमैरिड के जो मसाइल हैं मैं थोड़े थोड़े जानकारी जाता हूँ। अनमैरिड के देखे जी मसाइल, जब वो सेक्चुअली अपनी डिज़ायर फिल नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके नुकसानात हैं, इमोशनल सप्रेशन आएगा। इमोशनल सप्रेशन जब आएगा तो उसके बॉडी के अंदर बेशुमार और मसाइल भी पैदा होते हैं। असूलन तो यह है कि जब इंसान बालग होता है, जब उसका जेनेटिक सिस्टम मैच्योर होता है, तो उसकी मैरिटल लाइफ स्टार्ट हो जानी चाहिए, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल फिर पैदा होते हैं। उसकी वजह से अगर वो नहीं होते, हमें अनमैरिटल लाइफ, अगर अर्ली मैरिटल लाइफ नहीं है, मल्टीपल सेक्स में बंदा इन्वॉल्व नहीं है और अनमैरिटल लाइफ है, अनमैरिटल लाइफ नहीं है, तो एसटीडी में बहुत कम लोग जाएंगे, विनल डिजीज़ में कम लोग जाएंगे। अनमैरिटल लाइफ में विनल डिजीज में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, कि वो उसकी अपनी फैमिली मैरिटल लाइफ नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन के पास जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कैरी करेगा। ये अनमैरिटल लाइफ में अगर आप रेशो देखें मैरिटल लाइफ और अनमैरिटल लाइफ में, तो अनमैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो जो ही आप क्वेश्चन करते हैं मैरिड अनमैरिड डिवाइड करते हैं, तो मैरिड के मसाइल में डिस्कस करूं, अनमैरिड के डिजायर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक इन्फेक्शन कैरियर होगा ज्यादा कॉमन, दूसरा मास्टरबेशन का शिकार होगा, मेल एंड फीमेल दोनों। और अगर ये दोनों चीजें वो उसमें से उड़ा देते हैं, तो इमोशनल सप्रेशन का शिकार होगा। वहां आपको बेशुमार कोनियां मिलेगी, बेतहाशा कोनियां मिलेगा, लेकिन 3 चीजें वहां आपको मिलती हैं। इन्फेक्शंस कैरी करेगा, बहुत ज्यादा कैरी करेगा, मास्टरबेशन का शिकार होगा, और फिर सप्रेशन का शिकार होगा। 3 सवाल आपके बनते हैं, तीनों में आपका मसला हल होता है अनमैरिटल लाइफ में। मैरिटल लाइफ के मसाइल हम डिस्कस करें, मैं आपको क्लैरिटी थोड़ी सी करता जाऊं। 3 चीजें, 3 क्वेश्चन फोकस करने हैं, इमोशनल, इन्फेक्शंस, मास्टरबेशन। 3 सवालों का आपके पास हल है, लेकिन आपने डायरेक्शन बनानी है, आप उलझ ना जाएं। इन दोनों को इन्फेक्शन इसमें भी आएंगे, मैरिटल लाइफ में भी इन्फेक्शन आएंगे, लेकिन उधर ज़्यादा आएंगे, उनकी रेशो ज़्यादा होगी, वो बेरारवी का ज़्यादा शिकार होगा, वो मल्टीपल सेक्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। किसकी?
गे देखे ना, हमारे पास मेडिसिन है, जैसे मेडोरिनम है, हमारे पास एडसेट फॉस है, लेट्रम सल्फ है, ये गे पल्सटीला है। आप गे को उससे निकालना चाहते हैं, दो गे पॉजिटिव और दो गे देखें, वहाँ इन्वॉल्वमेंट टू थिंग्स की है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। तो पैसिव गे को निकालने के लिए, पैसिव को निकालने के लिए मोस्टली जो गे का लफ्ज़ यूज़ होता है वो पैसिव के लिए यूज़ होता है। तो पैसिव को निकालने के लिए आप, ये फेमिनाइन तबीयत होती है, मर्द नुमा औरत नुमा मर्द, तो औरत नुमा मर्द जो है वो पल्सटीला है, मर्द नुमा औरत जो है वो सिपिया है। तो पल्सटीला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनमें, पल्सटीला। और ये जो बेसिकली ये साइकोटिक भी होते हैं, ये इग्नेशिया का भी शिकार होते हैं, ये डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने एड्रेस करना है उसकी तरफ जाने के लिए। तो इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, आप इन्फेक्शन का एनालिसिस कराएं, इकोलाई है, ग्नोरिया है कोई है, उसका ट्रीटमेंट करें। हमारे पास ऑलरेडी मेरे लेक्चर इस पे मौजूद हैं। मास्टरबेशन के लिए बड़ी शॉर्टकट मेडिसिन हैं, बुफो कसरत से इस्तेमाल होने वाली है मेल में, और स्टेफिसेगेरिया है, और बहुत ज़्यादा जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती है एस्टिलैगो है। या पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, जो हमारा 12 से 18 साल का लेक्चर था, हम उसको, ये आप वहाँ जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें हमने इजाफा ये किया है, इन्फेक्शस को हमने यहाँ इजाफा ज़्यादा किया है कि वहाँ फिर इनोसेंट होता है बच्चा, 18 साल तक इतना इन्फेक्शस को कैरी नहीं करता जितना यहाँ आके कैरी करे। अगर वो 40 ईयर्स तक रह रहा है तो फिर तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को कैरी करे। और आपकी जो जनरल डिजीजेज आएंगी वो फिर आप इसी इन्फेक्शन के बेस पे, उसके अंदर कैंसर भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी। गे जो है इसके कोनियम मतलब नहीं है, इसके निकालने ये गे को जो है वो खत्म करने के लिए कोनियम नहीं, कोनियम तो देखें डिज़ायर पूरी नहीं होती, उसकी सोच अलग है। इसकी सोच है, मर्द है तो औरत की सोच है, गे है या लिस्बिन है, ये सोच डिफरेंट है, ये अगेंस्ट द नेचर है। दिस इज द अगेंस्ट द नेचर है। लिस्बिन जो है वो भी अगेंस्ट द नेचर है, उसमें बहुत ज्यादा जो यूज होने वाली मेडिसिन है वो प्लाटिनम है लिस्बिन में। और जहां मास्टरबेशन आ जाएगी वो मेल एंड फीमेल में कॉमन मेडिसिन जो है वो ओरिगेनम है, स्टेफी भी की कॉमन है, दोनों की स्टेफी भी कॉमन है इनकी। और बुफो जो है वो हमने बेशुमार मास्टरबेशन के केसेस फिट्स हमने रोके हैं बुफो से। बुफो भी बहुत बड़ी कमाल की दवाई है। चलें यार आगे चलते हैं। मतलब अनमैरिड के मिसाइल मैंने बड़े शॉर्ट काटी, 3 चीज़ें मैंने बताई, उस पर फोकस करना है। इन्फेक्शन देखना आ रहा होगा, जब बंदा आपके पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है मैरिड अनमैरिड। अनमैरिड होगा तो हम वो उस ट्रैक पे निकल जाएंगे, मैरिड है तो हम दूसरे ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है जी। और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन करेगा लो लिबिडो पे, इम्पोटेंसी पे? वो मैरिड करेगा, वो मैरिड करेगा। उसके ज्यादा जिसकी फैमिली टूट रही होती है वो ज्यादा स्ट्रेस में आता है, वो तो छड़ा है, वो तो इग्नोर भी कर जाएगा। समझ आइए आपको? वहाँ 3 सवाल आपके बनते हैं, यहाँ फिर एरिया बड़ा वसी है मैरिटल लाइफ में। चलें जी आगे चलते हैं। जब हम मैरिटल अनमैरिड का क्वेश्चन डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आपको ये सवाल जो है आपको इधर फोकस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सेक्सुअल जिनसी सवाल आपका बनता है। जिनसी सवाल
पहला सवाल बनता है। उसके बाद इन्फेक्शंस का सवाल बनता है, उसके बाद मोशंस का, ये पहला सवाल बनता है। इसलिए कि हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, शॉर्ट लिस्ट करके चलना है। हाँ, इजी होके चलना है भाई। पूरा लाइफ का दायरा नहीं हमने खोल लेना, फिर 6-6 घंटे 8-8 घंटे आपको लगेंगे उसमें। हाँ हाँ, वो नहीं, वो देखें, जब आप पूरी लाइफ को एनालिसिस करने बैठ जाएंगे तो फिर तो 2-2 3-3 दिन हिस्ट्री लेते रहे, आप फंसते जाएंगे, यहाँ निकले फंसते जाएंगे। आप 100 सवाल बना लें, आप क्यों नहीं उस एरिया पे फोकस करते? वहाँ आए, शॉर्ट लिस्ट की हमने। और ये लेक्चर दुनिया में कहीं नहीं डिलीवर हुआ, कहीं कोई बुक नहीं है एज वाइज डिजीजेस पे आज तक। दुनिया में आप कहीं भी देख लें, चाहे एलोपैथिक या होम्योपैथी में, कोई भी लेक्चर नहीं है एज वाइज डिजीजेस पे। ये हमने अपनी ज़रूरत के तहत इसको यूज़ किया और हमने इसको समझा कि हम लोगों को यहाँ फोकस करवाएं, बजाय कि वो 3-3 4-4 घंटे की हिस्ट्री लें। आपके पास आया शॉर्टकट है, 3 सवाल 2 सवाल, दवाई लिखी और बाहर भेज दिया। मैं रात भी 300 से ज़्यादा मरीज देख के गया हूँ, और मैंने क्या किया है कि यही कुछ किया है। और ये जो मरीज होता है ना, लोग कहते हैं ये कोई जादू है, कोई टूना है, ये कोई फलां है, ये कुछ भी नहीं है, ये साइंस है। यही साइंस है, समझने वाली साइंस है। आप इररिलेवेंट क्वेश्चन, इनरेलेवेंट हिस्ट्री, गैर जरूरी फील्ड में फिर रहे हैं। आपने टमाटर खरीदने हैं तो आप जाके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे चढ़ गए हैं, आप फर्नीचर की दुकान पे चढ़ गए। वो जाओ ना सब्जी वाली दुकान पे, सीधा जाओ ना भाई। आपने सेब खरीदना तो फ्रूट वाली दुकान पे जाओ। आपने सारा शहर घूम लिया, सुबह निकले 8 बजे, रात 10 बजे आए हो। लेना तो तुमने टमाटर थे तो तुमने सब्जी की दुकान पे जाना था ना। डायरेक्शन दुरुस्त करनी है। चलें जी, आगे चलते हैं। इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, वो तो मेल हम कर गए हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी। अब क्या होगा? पहला, जब औलाद नहीं हो रही तो साइकिल पे जाना है। पहले तो पहला क्वेश्चन आपका तो ये होना चाहिए कि पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर पीरियड नहीं हो रहा तो इसका मतलब पीसीओ का शिकार है फीमेल, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, आपका पूरा चैन ही ख़राब है। एप्थैलेमस से लेके, पिट्यूटरी से लेके ओवरी तक। साइंटिफिकली जाएं, एलएच करवाएं, ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन्स करवाएं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स कराएं, तो वो मिसाइल आपके वहाँ भी हल हो सकता है कि वो हार्मोन बन रहा है या नहीं बन रहा, आगे स्टिमुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना? ये जो साइंटिफिक ग्राउंड पे टेस्ट होते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, आया उसके जो ऑर्गन्स हैं, फीमेल ऑर्गन्स, यूट्रस है और ओवरीज है, फ्लिपन ट्यूब्स है, क्या इंटैक्ट हैं, वो नॉर्मल हैं, साइज़ इनमें ठीक है, फंक्शन ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, तो ये आपको पता चल जाएगा उससे, अल्ट्रासाउंड से। और सेकेंडली आप एफएसएच करा लें, आप एलएच करवा लें, तो आपको उसका पता चल जाएगा। फिर उस बेस पे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो साइकिल नॉर्मलाइज करें। जब आप साइकिल नॉर्मलाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि सारी एक्टिविटीज़ जो है, पूरा चैन है, वो दुरुस्त हो गया है। वो भी आता हूँ मैं, वो आता हूँ। पहले तो हमने साइकिल की तरफ जाना ना। पहला क्वेश्चन हमारा साइकिल का बनता है। दोनों को हमने एग्जामिन किया। एक क्वेश्चन हमने बनता है साइकिल का, दूसरा हमने क्वेश्चन करना मेल पे इम्पोर्टेंसी का। ठीक है? अगर इम्पोर्टेंसी नहीं है तो फिर हमने सीमेन एनालिसिस कराना है। इधर अगर साइकिल ठीक है तो फिर मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी।
फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी, तो फिर हमने उधर जाना है। अब साइकिल हमने नॉर्मल करना है। साइकिल नॉर्मल करने के लिए हमारे पास एक्सरे का इस्तेमाल करें। एक्सरे क्या करेगा कि एप्थैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और उसके बाद अगर वो पल्सटीला की पेशेंट है आप उसको पल्सटीला दे दें, सिपिया तो सिपिया दे दें, नेट्रोमेर हो तो नेट्रोमेर दे दें, एपस हो तो एपस दे दें, ठीक है, और स्ट्रोनेशियम कार्ब है वो दे दें, खून की कमी है तो फेरम ग्रुप से दे दें, फेरम दे दें, फेरम आयोडाइड दे, फेरमेट दे दें। साइकिल नॉर्मल, साइकिल नॉर्मल होगा तो प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अब होता ही है कि हम कसरत से जिन लोगों के साइकिल नॉर्मल नहीं है, हम एक्सरे से ही स्टार्ट लेते हैं, हम ट्यूबरकुलोनियम उसके बाद देंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि साइकोटिस में आ जाए तो फिर इसको हम मेडोरिनम का भी इस्तेमाल करें। फिर कहीं हम देखेंगे कि तो इसका कुछ सिफिलिटिक हमें लग रहा है तो हम सिफिलिनियम का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट कॉमनली आज तक जो मैंने देखा है, हमें 3 ग्रुप तो बड़े आसान से मिलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी मिलता है, साइकोसिस भी मिलता है, और हम स्टिमुलेशन के लिए हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर साइकिल आपका ठीक है तो फिर भी आपको जो ओवरीज के अंदर एग्स मैच्योर नहीं बन रहा, इमेच्योर एग की प्रोडक्शन है। अच्छा, ये एक्सरे एग्स को मैच्योर करेगा, ऑरोमेट एग्स को मैच्योर, सिपिया मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एग्स को मैच्योर करेगी, तो एक्सरे दे दें, ऑरोमेट दे दें, सिपिया दे दें। उसके बाद एक यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनली नेट्रोम्योर भी मिलती है, और नेट्रोम्योर जो है ना वो ऐसी दवाई है कि दोनों के टेस्ट ठीक होंगे तो नेट्रोम्योर प्रेगनेंसी नहीं होने देती। अब नेट्रोम्योर क्या करती है कि वो जो एटमॉस्फेयर है यूट्रस के अंदर, वहाँ ड्राइनेस होती है, और अब अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो उसको ज़ाया करवा देती है। इसलिए जिनके अंदर फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको भी हम नेट्रोम्योर का इस्तेमाल कराते हैं। तो दोनों तरफ से नॉर्मल होने के बावजूद भी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन हम ये क्वेश्चन करते हैं कि वजाइनल ड्राइनेस तो नहीं पाई जाती, पेनिट्रेशन डिफ़िकल्ट होती है, तो नेट्रोम्योर एक्सीलेंट काम करेगी। और फिर ये होता है कि यूट्रस जो है वो सीमेन होल्ड नहीं करती और उसको बाहर फेंक देती है, तो नेट्रम कार्ब आ जाएगी। इतनी सारी साइंस है इसमें, इनफर्टिलिटी में इतनी सारी साइंस। हमने सैकड़ों प्रेगनेंसियां करवाई हैं, 20-20 साल, 10-10 साल मैरिटल लाइफ गुजर। सिपिया, एक्सरे, ऑरोमेट, सिफिलिनियम, यही वो दवाई हैं। अब मिस अबॉर्शन को जो सबसे ज़्यादा हमने रोका है, मिस अबॉर्शन एक्सरे ने रोका है, सिफिलिनियम ने रोका है, ऑरोमेट ने रोका है, सिपिया ने रोका है। हालांकि सुबाइना का बड़ा जिक्र है, मेरे पास इसने नहीं काम किया, सच्ची में बात बताऊं। थर्ड मिस अबॉर्शन लिखा हुआ है ना इसके अंदर, मेरे पास तो सिपिया ने काम किया, मेरे पास एक्सरे। हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रुक जाती है, मिस्ड अबॉर्शन होने का खतरा आ जाता है, डेवलप नहीं होता सैक। आप हमने एक्सरे दिया, हमने कार्सी ट्यूबर सिफिलिनियम ऑरोमेट सिपिया पे गए, अगले महीने मैंने टेस्ट करा, नॉर्मल प्रेगनेंसी ग्रो करती है। सैकड़ों पेशेंट हमने, हज़ारों पेशेंट जो हमने जिनका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ ठीक नहीं होती, हमने ठीक किया। मैं ऐसे बच्चे जो तीसरे महीने में अबॉर्शन हो रहा है, चौथे महीने में अबॉर्शन हो रहा है, 7वें में हो रहा है, पैदा होकर मर जाता है, हम इन्हीं दवाइयों से उसको ठीक करते हैं। इसी तरतीब से मैं देता हूँ, उसी से ठीक हो जाता है। मैं एक और दवाई हम इस्तेमाल करते हैं शोका का भी कंसेप्शन में, ये बतौर हेल्पिंग मेडिसन
यूज़ होती है, उस मेल बेबी के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और वैसे भी प्रेगनेंसी में हेल्प करती है अशोका। और अशोका जो है वो लो लिबिडो को भी बड़ा अच्छा दूर करती है। काशीराम ने बड़ा इंडिकेट किया हुआ, लिखा हुआ है कि क्योंकि हिंदू अशोक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी वैसे भी उनके यहाँ ये ट्रेडिशन है, अशोका के पत्ते चूसती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। नारमो सुबह औरतें जो हैं हिंदुओं की, वो जाके ना इसके अशोक के पत्ते 3, 4, 5, 7 पत्ते जो है ना वो खाती हैं प्रेगनेंसी के। उनके यहाँ ये इसकी बल्कि स्पिरिचुअल अहमियत है अशोका की। तो वो ये कहता है कि ये अगर आप उसको जाके पढ़ें तो वो कहता है कि जो लो लिबिडो है, बल्कि अनमैरिटल जो फीमेल्स हैं, वो उनको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में कहता है 2-3 कतरे से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और जो मैरिटल लाइफ वाली हैं, मैरिज, वो 5 से 10 कतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ये लिबिडो भी बढ़ा देती है। ये आप मदर टेंशन में यूज़ करते हैं जी, मदर टेंशन में ये लिबिडो बढ़ाती है, और ये जो प्रेगनेंसी की है उसमें भी आसानी पैदा करती है, मेल बेबी के लिए भी यूज़ होती है। ये आप पढ़े ना जाके उसको, काशीराम ने बड़ा मज़ा लेकर लिखा हुआ है अशोका। और काशीराम तो अशोका बहुत से बवासीर में भी यूज़ करता है। और मैं काशीराम का एक पड़ोसी मुझे आगे मिला था, तो वो कह रहा था, वो कोई 117 साल उसकी उम्र थी, वो कह रहा था हम पड़ोसी से, वो कहता था उसने एक गाड़ी सी बनाई होती थी, उसके ऊपर उसने अशोका वो बहुत बेचता था, उसके ऊपर भी उसने अशोका का बोर्ड सारे शहर में फिरती थी। तो काशीराम को पढ़े, अशोका हिंदुओं की बड़ी हर मेडिसिन है, हर मेडिसिन है। एल्ट्राफेरिनोसा बेसिकली टॉनिक टाइप चीज़ है, और वो यूट्रस के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। एलेट्रस फेरिनोसा हेलोनियाज भी जो है, वो भी हेलोनियाज बड़ी दवाई है। हम तो कसों से उसको प्रोटीन में, जो डायबिटिक पेशेंट जो उनकी प्रोटीन में हम बड़े, वो किडनी पे उसका प्रेशर होता है, हेलोनियाज का भी रोल है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में इतनी नहीं है। मेरी प्रैक्टिस में हेलोनियाज है, इसमें है, मैं ज़्यादा उसको वहाँ बहुत यूज़ करता हूँ प्रोटीन्स में जहाँ स्पेशली डायबिटिक पेशेंट की जो प्रोटीन आ रही थी। सर जी, ये जो एक्स-रे सेप्टिनम आरामेट सीपिया, इसके बावजूद अगर ब्लड आ जाए तकरीबन 5th या 6th वीक्स में, फिर क्या करें? नहीं, ब्लड ब्लीडिंग आ जाती है तो ब्लीडिंग को फौरी तौर पर इमीडिएटली भी हम चाइना दें, एपिकॉक दें, एरिजरॉन दें, वो रोक देगी, थलास्पी दें, वो रोक देगी। मोस्टली जो सीपिया अगर चल रही है तो बोलते हैं ना, आप शॉर्ट उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप एपिकॉक दें, चाइना दें, फ़ौरन रोक देगी। प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स देखें, वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ यूट्रस प्रोलैप्स नहीं है। अभी तो शादी नहीं, यूट्रस प्रोलैप्स तो बच्चे जनेगी तो आने शुरू हो जाएंगे। अनमैरिड जब मैरिटल लाइफ में फ़ौरन यूट्रस प्रोलैप्स नहीं आएगा, वो तो 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे वेट लिफ्ट करेगी, फिर आएगा ना, वो आगे आएगा प्रोलैप्स। यहाँ उस पर ना आपने जाना है ना। हालांकि मैं सीपिया में बोल सकता था, लेकिन मैं यहाँ सीपिया में प्रोलैप्स का मैंने जिक्र नहीं किया इस स्टेज पे। सीपिया चूंकि कमज़ोर है यूट्रस उसकी, वो प्रोलैप्स तो करेगी लेकिन यहाँ नहीं करेगी, थोड़ा सा आगे चल के करेगी। अक्सर आपको सीपिया मिलती हैं, यंगस्टर में मिलती हैं, तो वो उनके यूट्रस प्रोलैप्स नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीपिया नहीं है। सीपिया स्मॉल यूट्रस को ठीक करेगी, और स्मॉल यूट्रस के केसेस ठीक करती है, बहुत अच्छे ठीक करती है। स्मॉल यूट्रस में हमारे पास लाइकोपोडियम बहुत अच्छा, कैंट ने बहुत मज़े का जिक्र किया कि स्मॉल ब्रेस्ट, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट एंड स्मॉल यूट्रस, लाइकोपोडियम बड़ी मज़े की। उसने दूसरा या तीसरा पैरा है उसका, उसके लेक्चर्स का, कैंट के लेक्चर का, उसमें लाइकोपोडियम मज़े की लिखी है उसमें, पढ़ें आपको मज़ा आ जाएगा, आपको ये पिक्चर नज़र आती हैं। सर्विस के बाद अगर
किसके बाद? मिसकैरेज के बाद। हाँ, मिसकैरेज के बाद अगर कंसेंट है तो आप 3 महीने का उसको इंटरवल दें, 3 महीने का इंटरवल दें, उसमें फिर यही एक्सरे और सीपिया का इस्तेमाल कराएं। 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी कराएं, स्टैंड करेगी, नहीं ज़ाया होगा। ये एक मरीज़ नहीं है, मेरे पास सैकड़ों मरीज़ हैं, ये हज़ारों मरीज़ हैं जो अबॉर्शन, एक्चुअल अबॉर्शन वाले हैं। हज़ारों मरीज़ हमने ठीक किए हैं। सर इसमें हाथ का भी वो है कि आप लिखते हैं तो काम कर जाता है, हम लिखते हैं तो नहीं, काम करती है, काम करती है। हम जिसको बताते हैं वो भी देता है तो काम करती है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप कॉन्फिडेंस से दें ना। हम 3 महीने, मैं उसको कहता हूँ 3 महीने प्रेगनेंसी नहीं लेनी, तो फिर देंगे तो नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? हैं? आता हूँ। जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आएगी? 2 बड़ी वजूहत। एक साइकोटिक ग्रोथ की वजह से आएगी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, पानी की वजह से आएगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो ज़्यादा रिमूव करती है वो आपकी पल्सटीला करती है, पल्सटीला करती है, आपकी नेट्रोम्योर करती है, आपकी लेक्सिस करती है। लेकिन पल्सटीला, लेक्सिस, सीपिया भी एंटीसाइकोटिक है, सीपिया एंटीसाइकोटिक भी है, सीपिया एंटी ट्यूबरकुलोसिस भी है। तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आपने रिमूव करनी है वहाँ फिर आपने मियाज़मेटिक मेडिसिन तो देनी है, जब मेडोरिनम देनी है, एक्सरे देनी है, ट्यूबरक्लोनियम देनी है, ये देनी है, ये पर थोड़ी वेरिएशन भी आएगी। फिर मेन मेडिसिन जो है आपकी पल्सटीला या नेट्रोम्योर। जहाँ पल्सटीला काम करना छोड़ देगी फिर नेट्रोम्योर पे चले जाएं। लेक्सिस का मुझे जहाँ पल्सटीला काम नहीं करती मैं फिर वरवान लेक्सिस का इस्तेमाल उसी चीज़ पे। नहीं, हम 2 दिन दे देंगे, फिर महीने बाद रिपीट कर देंगे, अब 15 दिन बाद रिपीट कर देंगे। 1 हम दे के 200 में 2 दिन देंगे, फिर 15 दिन में चले जाएंगे। लेक्सिस बहुत अच्छी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करती है, दुरुस्त सिमत में ले जाती है। लेकिन इन दवाइयों से काम लेने का तरीका ये है, मैंने आपको बताया, मियाज़मेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वो दूर होगी और ये आगे पुश लगाएंगी। एक मजदूर से काम करने के लिए आर्किटेक्ट, ठेकेदार का ज़रूरी होना ना कि वो किस डायरेक्शन में उससे काम करवाता है। इंजीनियर का होना ज़रूरी है। ऐसा ही है ना, आप मजदूर को क्या बिल्डिंग बनानी तो मजदूर नहीं है, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करेगा? बहुत अच्छा मजदूर है जो बहुत अच्छा काम करता है, वो कैसे बिल्डिंग बनाएगा? उसको डायरेक्शन मिलेगी। ये मजदूर हैं, इनको इंस्ट्रक्शन कोच ने देनी है, डॉक्टर ने देनी है। और डॉक्टर कैसे काम करता है? आपने उसने लेंटर डालना है, सरिया बांधना है, पहले सरिया डिज़ाइन करेगा, डिज़ाइन के बाद फिर स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर उसको। अब दवाइयाँ तो सारी रेपर्टरी में लिखी हुई हैं, डायरेक्शन किसने फिक्स करनी है, ऑब्स्ट्रक्शन किसने रिमूव करानी है? डॉक्टर ने करानी है। उसका कितना नॉलेज है, कितना अच्छा नॉलेज है, किस तरह ऑब्स्ट्रक्शन। तो दवाइयों से तो काम लेना है ना, तरीके से लेना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर पल्सटीला चोट की ताकत देखिए जी, हम तो सीएम दे के 30 पे आ जाते हैं, कहीं 30 काम ना करे तो 6 पे आ जाते हैं, यूँ ही चलते हैं। महीने में सीएम देते हैं, फिर 30 चलती रहती है, 6 पे चलती रहती है। आगे चलते हैं।
अब आपके पास पहले तो आप प्रेगनेंसी तो हो जाती है, बच्चे अब नॉर्मल पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये मैंने डिस्कस किया है अपने इसी लेक्चर में, जो हमारा प्री नेटल, पेरीनेटल, पोस्ट नेटल वाला लेक्चर है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया, बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। हाँ, टॉर्च प्रोफाइल का भी इधर है, टॉर्च प्रोफाइल नहीं, वो उसमें था, लेकिन यहाँ टॉर्च प्रोफाइल हमें दोबारा करना है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ दोबारा करना है कि हमने टॉर्च का टेस्ट करवाना है, जिसमें रुबेला है, जिसमें और साइटोमेगाली है, और वो सारे 3-4 इन्फेक्शन है, जिसमें हर्पीज जोस्टर है। वो टॉर्च वाला किधर है? इसमें नहीं है। हाँ, वो टॉर्च वाला एक टेस्ट ज़रूरी है करवाना, टॉर्च का, यहाँ की वो भी मिसकैरेज कराता है, वो भी प्रेगनेंसी नहीं होने देता। तो वो करें तो वो सारे जो है ना, जितने भी बैक्टीरिया वायरस वो हैं उसमें, उसके सारे रिसोर्स हमारे पास हैं। ब्रुसेला भी है, दूसरा साइटोमेगाली भी है। हाँ, वो बहुत जल्दी उड़ा के रख देते हैं। जितने हैं उसके एक डोज उनकी दे दें, वो उड़ा देंगे। साइटोमेगाली हो गया, ये आपका जो है हर्पीज उड़ाता है, आपका ब्रुसेला उड़ाता है। ये सारे इन्फेक्शन उसमें आप लिखेंगे ना टॉर्च, तो टॉर्च लिखेंगे तो वो टेस्ट आ जाएगा। ये आ गया टॉर्च। इन्फेक्शंस आर ग्रुप ऑफ congenital infection that pass from mother to child to some time during the pregnancy, during delivery, or after the birth. TORCH is an acronym representing infection caused by toxoplasma और रुबेला है, साइटोमेगाली वायरस है, एंड हर्पीज जोस्टर है। ये टेस्ट कराना होता है टॉर्च का। अगर वो बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप टॉर्च कराएं तो ये सारी मेडिसिन हैं, एक एक डोज देंगे तो ये क्लियर कर देती है। नेक्स्ट चलें जी। अब नॉर्मल बच्चों का चूँकि लेक्चर आप उसको वहाँ कोऑर्डिनेट करें, मेरा रिपीट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ करूँगा कि ये बड़ी मज़े का मैंने पीछे डिस्कस बड़ी डिटेल करके आया, तो मैं डाला इसलिए कि ये इस एरिया में ये कंप्लेन आएंगी। वहाँ भी ये कंप्लेन थी, प्रेगनेंसी आ गई है ना, तो हमने बच्चे के पैदा होने से पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वो आपकी यहाँ एडजस्ट हो जाए। और क्या था आगे? प्रोलेप्सिस, ये अभी लेक्चर रहता है अभी। इसमें यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती। अल्कोहलिक लोग, हमारे यहाँ तो अल्कोहलिक का फीमेल्स में ट्रेंड कम है, लेकिन हैं, पीती हैं, लेकिन यूरोप में तो बहुत पिया जाता है, लिहाजा वहाँ ये मसाइल हैं। चूँकि हमने हर तरह के मरीज़ को डील करना है, तो अल्कोहल को एड्रेस करें, ड्रग्स को एड्रेस करें। फिर स्मॉल यूट्रस, इसमें हमारे पास 3 बड़ी दवाइयाँ हैं, सिपिया है, लाइकोपोडियम है, ब्राटाकार्ब है। लेकिन इन तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे मियाज़मेटिक, क्योंकि स्मॉल यूट्रस का मतलब डीएनए में प्रॉब्लम है, तो हम डीएनए को एड्रेस करेंगे। और डीएनए को एड्रेस करने के लिए आपको एक्सरे के पास जाना पड़ेगा, आपको सिफिलिनियम, मेडोरिनम के तरफ, ट्यूबरक्लोनियम की तरफ जाए। तो डीएनए को दुरुस्त करके फिर हम आएंगे सीपिया पे, फिर हम आएंगे लाइकोपोडियम पे, फिर हम आएंगे ब्राटाकार्ब। ठीक है जी। स्मॉल यूट्रस है तो इसका मतलब है कि डीएनए में प्रॉब्लम है, तो ये जेनेटिक है।
जेनेटिक के लिए आप वो एक्सरे को स्टिमुलेट करें, और कोई मियाज़मेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है डीएनए पे जो उसकी म्यूटेशन कर रही है उसको दूर करेंगे, और फिर ये मेडिसिन का हम इस्तेमाल करेंगे। सीपिया का करेंगे, हम उसका करेंगे, लाइकोपोडियम का करेंगे, फिर हम उसका करेंगे ब्राटाकार्प का करेंगे, ऑरोमेट का जैसे है वो करेंगे। ऑरोमेट भी है इसमें, सिफलिनियम भी है इसमें। एब्सेंट आर्गन, इनकम्प्लीट ऑर्गन्स का होना सिफिलिस की भी बड़ी निशानी है। किसी ऑर्गन्स का पूरा ना होना, अनडेवलप होना, कम होना, ये सिफिलिस का खासा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेसिकली एग्स मैच्योर नहीं करती, और इसमें सिपिया बड़ी दवाई है, इसमें परसटीला बड़ी दवाई है, इसमें थूजा बड़ी दवाई है। लेकिन आपने एक्सरे, कार्सी, ट्यूबर, पिट्यूटरी ये चलाने हैं, ये चलाने हैं, फिर आपका यहाँ इससे आप निकलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली करके यह कार्प की भी पेशेंट आ सकती है, सिपिया की आ सकती है, परसटीला की आ सकती है, एपस की आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपने मियाज़मेटिक जो वैसे एक्सरे, कार्सी, ट्यूबर, पिट्यूटरी ये चलानी है दवाइयाँ, तब जाके आपकी पॉलीसिस्टिक क्लियर होगी। और पॉलीसिस्टिक क्या होगा, ओबेसिटी है, बाल फेस पे अर्सोटिज्म आ गया, आपका चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो बाल में जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा जो काम करती है वो सिपिया करती है। हैं? कौन सी? ऑक्सो? लेकिन वो ये है कि अर्सोटिज्म ने हमारे पास जो ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं वो थूजा और सिपिया करती हैं। हम उसकी जो बाकी ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करते हैं तो हम इस पे आ जाते हैं। चलें जी, तो ये जहन में रखें, ये सारे प्रोग्राम डीएनए लेके, डीएनए में से रोज़ डेली प्रोग्रामिंग हो रही है। डीएनए सारी बॉडी का प्रोग्राम बनाता है और आरएनए के ज़रिए बाहर फोटोकॉपी करके बाहर साइटोप्लाज्मा में भेजता है, वहाँ से सारे फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली जहाँ इस किस्म के मसाइल होंगे हम डीएनए को अटैक करेंगे, डीएनए को रिपेयर करेंगे, डीएनए को ठीक करेंगे, और वो जो डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन आपका कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। आगे हैं? हाँ, ड्रग्स तो देखें आप, ड्रग्स वो कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं? क्या एंट्रा कंसेप्टिव मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? एंट्रा कंसेप्टिव मेडिसिन अगर यूज़ करती रही है, माने अमल अद्वियात जो हैं जैसे, तो वो फिर आपको सिपिया इस्तेमाल करनी है, नक्स वमीका करनी है। और माने अमल अद्वियात के लिए सिपिया बहुत ज़्यादा उसका अच्छा एंटीडोट है। फिर आपके दूसरी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नारकोटिक्स इस्तेमाल कर, नक्स वमीका बहुत अच्छा काम करेगी। और इसी तरह कोई एक कीमो की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है तो परसटीला का इस्तेमाल करें, और कोई एलोज का इस्तेमाल करें, होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है तो एलोज का इस्तेमाल करें। तो ड्रग्स को यूँ आपने उसको करना है। अल्कोहल की मेडिसिन है, जैसे सिफलिनियम भी दवाई है, आपकी नक्स वमीका बड़ी दवाई है, और मैं तो कसरत से नक्स वमीका ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन वो बाप भी शराबी था, पुत्र भी शराबी है, तो फिर उसको कार्सिनोसन सिफलिनियम की एक डोज दे देते हैं। तो नक्स बार बार दें तो ये उसकी आदत ख़त्म कर देती है। और बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे आपकी चर्स है, फ्यून है, और उसको भी नक्स वमीका बड़ा अच्छा करती है, एवनास्टाइवा अच्छा करती है, तो इसका इस्तेमाल करें। पुराने जो डॉक्टर हैं वो लीवर में सिप्लेनियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। किसके? लीवर में सिप्लेनियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो पुराने डॉक्टर हैं। सिफलिनियम का? ये सिफलिनियम तो देखें वो अपने कॉजेज फैक्टर पे जाती है, वो तो अपने कॉजेटिव फैक्टर पे जाती है, तो बहुत बड़ी दवाई है, उसको उससे कोई डिनाइल तो नहीं है। लेकिन काम वहीं करेगी जहाँ उसकी वो होगी, वहाँ होगी वहाँ काम करेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम बहुत हो गया है।
प्रोलैप्स में हमारे पास प्रोलैप्स के सवाल आया था। तो प्रोलैप्स में देखें सिपिया बहुत बड़ा काम करती है। प्रोलैप्स में पोडोफाइलम है, प्रोलैप्स में सिफलिनियम है, प्रोलैप्स में काली कार्ब है, नेट्रोम्योर है। ये सारी प्रोलैप्स की बड़ी सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस करती है वो सिपिया ही करती है, और सिपिया के साथ पोडो अच्छा काम करती है। अगर पोडो दे के अब सिपिया देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट होता है। काली कार्ब अच्छा करती है, लीलियम टेग है, म्यूरेक्स है, ये सारी जो ये म्यूरेक्स भी कम करती है। म्यूरेक्स में और सिपिया में फ़र्क ये है, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, इसमें सेक्सुअल डिज़ायर कम है। लीलियम टेग जो है वो जो है स्पोर्ट भी उसको चाहिए होती है, बाकायदा स्पोर्ट रखती है बैटरे होते, उसको कोई ना कोई चीज़ का सपोर्ट रखना चाहती है। ऑरोमेट भी प्रोलैप्स की, ये प्रोलैप्स की 5-4 दवाइयाँ बड़ी हैं, जिनमें से सिपिया नंबर 1 है, पोडो है और काली कार्ब है। नेक्स्ट है कुछ। मैं इन्फेक्शंस को भी डिस्कस कर गया हूँ कि यहाँ आपको इन्फेक्शंस को भी देखना है इस एरिया में। यहाँ हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के भी मसाइल आएंगे, क्योंकि नई शादियाँ होती हैं, फिर इधर उधर खाने, वो कोई उस घर में कोई और खाना खाया जाता है, इस घर में कोई और खाना खाया जाता है, होटलिंग ज़्यादा होती है, उससे डाइजेस्टिव मसाइल भी हमारे यहाँ आते हैं, तो उसको भी एड्रेस करना होगा। डाइजेस्टिव के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आपने इसको फोकस करना है। चले जी, और एंड सर जो मेल बेबी के लिए आप शोका सिरप देते हैं? नहीं, उसके लिए सिफलियम में देते हैं। सिफलियम मेल बेबी इस्तेमाल होती है, सिपिया मेल बेबी पैदा करता है, सिपिया मेल बेबी पैदा करता है।